नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों ऑफलाइन टेस्ट पेपर निःशुल्क। जी हां दोस्तों, कलाम कोचिंग क्लासेज के जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज के, CCI कोचिंग क्लासेज के जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं ना, वो आपको निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अपनी तैयारी को शानदार, जानदार और मजेदार बनाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नए मॉडल पेपर के साथ। और आज का हमारा मॉडल पेपर रहने वाला है 2 नंबर। जी हां दोस्तों, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए आज हम 2 नंबर मॉडल पेपर करने जा रहे हैं CCI कोचिंग बाड़मेर वालों का। इससे पहले हम एक मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और उस मॉडल पेपर में मैंने पूछा था आपसे क्या हमें मैथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो आपने लगभग अभ्यर्थियों ने कमेंट किया कि सर मैथ करवा दीजिए, मैथ करवा दीजिए। तो प्यारे साथियों, आज इस मॉडल पेपर में भी हम क्या करने वाले हैं, मैथ भी करने वाले हैं, हिंदी भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, कंप्यूटर, पॉलिटी, राजस्थान जीके सब कुछ करने वाले हैं, करंट जीके भी हम करने वाले हैं। तो चलिए आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे को आपका समय मिलने वाला है। तो आज के हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ हम लास्ट में करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या कर लेते हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से, यानी 71 नंबर क्वेश्चन से। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, राजस्थान जियोग्राफी में हमारा टॉपिक रहने वाला है नदियां। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान के नदी प्रवाह में कितने रूप पाया जाता है, यानी राजस्थान में जो नदी का प्रवाह है वो कितने रूपों में पाया जाता है, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमें 3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में हमें 4 दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी में हमें 5 दे रखा है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि राजस्थान में जो नदी का प्रवाह है ना, वो 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जाता है, 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से है, नंबर 1 जो सबसे बड़ा लगभग 60% क्षेत्र पर फैला हुआ है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। जी हां दोस्तों, कौन सा, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा नंबर 1 पर। कौन सा हो जाएगा, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा नंबर 1 पर, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हो जाएगी। नंबर 2 पर कौन सी हो जाएगी, जो अपना जल कहां पर लेकर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएगी। और नंबर 3 हमारा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा, अरब सागर में जो अपना जल लेकर जाती है नदियां। यानी राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा, एक तो आंतरिक प्रवाह, एक बंगाल की खाड़ी वाला और एक अरब सागर वाला। चलिए मैं आपको मैप के माध्यम से और बता देता हूं तो आपको, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए वैसे मैंने आपको राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट करवा रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कंप्लीट, राजस्थान पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान की क्या हो, राजस्थान की पॉलिटी हो, राजस्थान का जियोग्राफी हो, राजस्थान की कल्चर हो, राजस्थान की हिस्ट्री हो, कंप्लीट करवा रखी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर आप क्लास से देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा रफली मैंने मैप बनाया राजस्थान का। तो देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी होगी, जो लगभग हमारे पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, लगभग पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगी, जो अपना जल क्या करती है, किसी यहां पर अलग नहीं, जहां से उद्गम होता है वहां कुछ दूरी चलकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यानी अंदर, यानी आंतरिक अंदर ही विलुप्त हो जाती है, हमारे नक्शे के अंदर ही। जैसे राजस्थान का कोई नक्शा है, ये नक्शा बनाया मैंने, तो इसी के अंदर ही विलुप्त हो गई। जैसे मान लीजिए कौन सी है, कांकणी नदी है, कांतली नदी है, ये क्या हो जाएगी, आंतरिक प्रवाह, घग्गर नदी हो गई, घग्गर नदी हो जाएगी दोस्तों।
लेकिन जो जल अपना अरब सागर में लेकर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएगी ना, वो आंतरिक प्रवाह वाली नहीं होगी। आंतरिक प्रवाह वाली वो कौन सी होगी? जो मैदान में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये अच्छा रहेगा, जो मैदान में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी वाली कौन सी हो जाएगी? आप सभी को पता है कि यहां पर हमारे यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी नीचे जाकर है, पश्चिम बंगाल नीचे आ जाएगा, फिर बंगाल की खाड़ी आती है। और इधर क्या है? अरब सागर की खाड़ी है ना, अरब सागर। तो देखिए जिस प्रकार माही नदी है, माही नदी इस प्रकार आती है और यहां पर आती है, यानी माही नदी इधर पानी लेकर आती है, तो माही नदी किस में आ जाएगी? अरब सागर में आ जाएगी, अरब सागर की हो जाएगी। लेकिन हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी इस प्रकार आती है, आगे जाकर यमुना में मिल जाती है, और यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा अपना जल कहां पर लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। तो चंबल किस प्रकार की हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी वाली हो जाएगी। माही कैसी हो जाएगी? माही अरब सागर वाली हो जाएगी। कांतली, कांकणी, ये सागी, कांतली, कांकणी, ये नदियां कौन सी हो जाएगी? घग्गर, ये हो जाएगी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। कौन सी हो जाएगी? आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हो जाएगी। पता चल गया कितने रूप हैं? 3 रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 72, एक बार आप अगर क्लास को लास्ट तक लगा लोगे ना, आपको क्लास भी समझ में आएगी और प्यारे विद्यार्थियों आपको मजा भी आने वाला है, क्योंकि आगे इतनी शानदार शानदार ट्रिकें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो आपको पता है माही नदी, अभी बताया मैंने, माही नदी क्या बताया? अरब सागर बताया। साबरमती नदी भी अरब सागर हो जाएगी। सोम नदी, सोम, माही, जाखम, क्योंकि सोम तो किसकी सहायक नदी है? सोम तो माही की सहायक नदी है, तो ये भी कहां पर लेकर जाएगी अपना जल? अपना जल लेकर जाएगी अरब सागर में। तो चंबल नदी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसका उद्गम कहां से होता है? जाना पांव की पहाड़ियों से। चलिए अब मैं आपको ये याद करवा देता हूं। देखिए चंबल नदी, चंपल, आप याद करिए, बस एक बार इस प्रकार याद कीजिए, चंबल नहीं चंपल। चंपल हम कहां पर पहनते हैं? पांव में, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से। कहां से उद्गम होता है? जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। सोम, सोम यानी सोमवार, सोम यानी सोमवार, और सोमवार को क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कोई वसीला, कोई जहरीला कोई आपको काट गया, मान लीजिए कोई सांप हो गया, कोई बिच्छू हो गया, तो अब हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? बिच्छा बुंटी, एक आता है ना, एक पौधा होता है बिच्छा बुंटी, बिच्छा बुंटी रगड़ते हैं अब जहां पर उसने काटा है। यानी सोम नदी का उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। कहां से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। माही, माही यानी महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी चौके छक्के मारता है, तो हम क्या कह रहे हैं? मोरा माही मार रहा है, अमोरा माही मार रहा है, यानी अममोरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। अममोरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मोरा माही मारा यानी अममोरा की पहाड़ियों से। चंबल यानी चंपल यानी पांव में, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से। सोमवार को यहां हमें कोई जहरीला कोई जानवर काट गया, तो बिच्छा बुंटी से हम क्या लगाते हैं? बिच्छा बुंटी रगड़ते हैं ना उसके ऊपर, तो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। साबरमती नदी प्यारे विद्यार्थियों ये उदयपुर से उद्गम होती है, उदयपुर की पहाड़ियों से उद्गम होती है। वैसे ये गुजरात की प्रमुख नदी है। और देखिए और कौन सी नदी है? जैसे हम बेड़च नदी की बात करें, बेड़च नदी, कौन सी? बेड़च। बेड़च में क्या रहा है? बेड, बेड क्या है? टूट चुका है, और टूट गया तो बेड को क्या करना होगा? चिपकाना होगा, यानी गोंद से चिपकाना होगा, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। और देखिए बीज, बीज कैसे होते हैं जी? बीज कैसे होते हैं? किसी कोई फल खाते हो आप, बीज खाते हो क्या? बीज हम नहीं खाते, बीज को हम क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल देते, क्योंकि वो खारे होते हैं। यानी बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होगा? खारी नदी का उद्गम होगा। कौन सी नदी का? खारी नदी का उद्गम होगा। फिर देखिए एक होती है बाण गंगा नदी। कौन सी नदी है? एक है बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी। बाण कैसे चलाई है जी? बाण चलाई है अर्जुन ने। बाण किसने चलाई है? अर्जुन ने चलाई है, इसीलिए बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। कहते हैं इसीलिए तो नहीं कहते, लेकिन आपको याद करा रहा हूं, बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। और बाण कैसे चलाई? बैठे बैठे चलाई, खड़े होकर नहीं, बैठे बैठे, यानी बैराट की पहाड़ियों से बाण गंगा नदी का उद्गम होता है। बनास से ये कौन सी? बाण गंगा नदी का उद्गम कहां से? बैराट की पहाड़ियों से होता है। और कौन सी रह गई दोस्तों? सारी याद कर लीजिए। एक है बनास,
बनास। बनास बनास नदी का कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है बनास नदी का। बनास नदी आ गई। और कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों ऐसी जो आपको? जी हां, एक है, दो नदी और है। एक है रूपा रेल, एक है क्या? रूपा रेल, और एक है रूपनगढ़। रूपनगढ़, एक तो क्या है रूपा रेल और एक क्या है रूपनगढ़। अब देखिए याद किस प्रकार करेंगे। रूपा, फिल्म देखी होगी आपने, रूपा। वो फिल्म का क्या नाम है दोस्तों? रूपा, जिसमें नाम है वो हर दिन आई रहती थी फिल्म, रूपा वाली तो आई रहती थी लगभग। वो चाइना गेट है क्या? और है प्यारे साथियों, मेरे हिसाब से वही है, चाइना गेट है। कौन सा? रूपा। वहां पर रूपा क्या है? रूपा प्यारे विद्यार्थियों, रूपा क्या कर लेती है? किसी से लव, यानी अलवर। अलवर जिले में रूपा रेल, रेल मर चढ़ कर जाती है। रूपा है ना, कहां मिलने, किससे मिलने के लिए? इससे मिलने के लिए। बस मैं बोलूंगा तो नहीं, लेकिन इससे मिलने के लिए, जो गोल घेरा किया है ना यहां पर, समझ लीजिए, इससे मिलने के लिए रूपा रेल में चढ़कर जाती है, यानी रूपा रेल नदी अलवर। अलवर। और जैसे ही यहां पर कुछ कांड होगा ना, कोई भी कांड हो जाएगा तो थाने में जाना पड़ेगा ना, तो थाना गाजी की पहाड़ियों से भी इसका उद्गम माना जाता है दोस्तों, अलवर नदी का। अब देखिए, एक क्या है? रूपनगढ़। एक क्या है? रूपनगढ़। गढ़ कहां पर है? गढ़ तो अजमेर में है। गढ़ कहां पर है? अजमेर में। तो ये अजमेर में आ जाएगी। देखिए दोनों रूप, एक है रूप, तो ऐसे तो प्रारंभ हो रही है, लेकिन रेल में चढ़कर रूपा जाती है किससे मिलने? इससे मिलने। और फिर थाने में क्या चलेगी? कार्रवाई चलेगी। लेकिन गढ़ तो अजमेर में है, गढ़ तो अजमेर में है, या याद कर लीजिए, गढ़ तो मेरे पास है। गढ़, गढ़ किसके पास है? मेरे। गढ़ किसने जीता? मैंने जीता, यानी मैंने, यानी मेरे को मैंने जीता। बस इस प्रकार आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, चंबल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमलित नहीं है? जाना पाओ, जाना पाओ में क्या पहनते हैं? चंपल, यानी चंबल नदी बिल्कुल सही है। बिजराल, बीज कैसे होते हैं? खारे होते हैं। यहां पर बनास देर का गलत दे दिया, और यही हमें पूछा है कि सुमलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद हो रहे हैं ना आपको? गोगुंदा, गोंद से तो क्या चिपकाया था? बेड को चिपकाया था, यानी बेड़ से। और नाग है, कोई नाग, मान लीजिए नाग आ गया आपके घर में, तो उसके चारों तरफ क्या छिड़क दीजिए? नमक छिड़क दीजिए। नमक, यानी नमक क्या है? लूण। हम देसी भाषा में लूणी तो कहते हैं ना नमक को। तो लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। यह भी हमें सही दे रखा है, तो गलत है। कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, क्योंकि बिजराल की पहाड़ी से तो बीज खारे होते हैं, यानी खारी नदी का उद्गम होता है, और बनास नदी है उसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, और कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, और क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर आप क्लास को लाइक करते हो ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ मैं लेकर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बिसलपुर बांध किस नदी से संबंधित है? आज के बाद कभी नहीं भूलोगे इस बांध को भी। क्यों नहीं भूलोगे? देख लीजिए, बिसल यानी कोई सिटी मारता है ना, उसे ही कहते हैं ना बिसल, यानी बिसलपुर बांध किसी ने सिटी मारी, तो उसका क्या कर दोगे आप? सर्वनाश कर दोगे। आपकी तरफ कोई सिटी लगाता है, सिटी मारता है, तो उसका सर्वनाश कर दोगे। सर्वनाश यानी बनास, क्या कर दोगे? बनास, उसका नाश कर दोगे। यानी बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर स्थित है। और उसका सर्वनाश कर दोगे तो किसी को नजर ना लग जाए, बस किसी की नजर ना लग जाए आपकी बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि आपने अगले का क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। तो आपकी बॉडी को नजर नहीं लगे, यानी टोंक, यानी नजर, टोंक ना लग जाए, टोंक ना लग जाए यानी टोंक में। और इसका निर्माण कब हुआ था? सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। 1999 में इसका निर्माण किया गया था। किसका? बिसलपुर बांध का। कहां पर है? बनास नदी। कौन से जिले में? टोंक जिले में। याद हुआ ना दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमें दे रखा है नदी दे रखी है, और दूसरी तरफ सहायक नदियां दे रखी है। सहायक नदी दे रखी है, और हमें बताना है कि कौन सी सुमलित नहीं है। कौन सी सुमलित नहीं है दोस्तों? नदी वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों वाली प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास से लगा लीजिए आप। बनास,
क्या दे रखा है? बनास। बनास की क्या दे रखी है हमें? कोठारी दे रखी है। बिल्कुल सही है जी। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी। अब देखिए कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, अब ये मैं आपको बता देता हूं। कोठारी नदी, कोठारी यानी कोठा, आप कोठा बनाते हो, कोई कोठी कह देता है अपने घर को। हम कहते हैं ना कि आज तो हमने कोठी गाली है, बिल्डिंग खड़ी की है, कोठी कह दीजिए, कोठा कह दीजिए। कुछ तो बनाते हो, घर तो बनाते हो ना, उसमें दीवार तो निकालते हो ना, दीवार निकालते हो, घर बनाते हो, कोठा बनाते हो, कोठी बनाते हो, तो क्या निकालते हो? दीवार निकालते हो। यानी दिवेर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है दोस्तों? दिवेर की पहाड़ी से। दिवेर की पहाड़ी से उद्गम होता है कोठारी नदी का, और ये बनास की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है, 1 नंबर तो हमें सुमलित दे रखा है। फिर देखिए लूणी। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? लूणी नदी का उद्गम आपको बताए नाग पहाड़ अजमेर से होता है, और इसकी सागी क्या है? सहायक नदी। और लूणी नदी की ट्रिक आपको बता रखी है, मेरे सागी मित्र की सगाई, मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागा हो सरस्वती। इसमें सारी सहायक नदी आ गई दोस्तों। मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागा होई सरस्वती। और इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लास से देख सकते हैं। फिर देखिए काली सिंध आहू, बिल्कुल सही है। आहू और काली सिंध बिल्कुल हमें सही दे रखा है। फिर देखिए माही और वाक्कल। वाक्कल तो किसकी है? साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है, न कि माही की। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए। अब आप इसको कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपको मैंने बातें बता दी। तो देखिए बेड़च या आयड नदी के बारे में सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं है। तो देखिए इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। बिल्कुल सही है। बेड टूट गया था, उसे गोंद से चिपकाया था, यानी बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गम होता है। फिर देखिए अनजान बांध इसी नदी पर बना हुआ है। गलत हो जाएगा दोस्तों। अब याद किस प्रकार रखोगे इनको? अनजान बांध कौन सी नदी पर है? तो देखिए एक बार इस क्लास को आपने अच्छे तरीके से लगा लिया ना, कभी नहीं भूलोगे। अनजान बांध, देखिए मॉडल पेपर चल रहे हैं, लेकिन व्याख्या इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्लास में याद हो जाए। देखिए अनजान, कोई व्यक्ति अनजान है और वो बांध में क्या कर रहा है? पानी भर रहा है। अनजान है तो बांध को क्या कर देगा? वो पूरा भर देगा। पूरा क्या कर देगा? बांध को पूरा भर देगा, यानी भरतपुर। देखिए कोई व्यक्ति क्या है? अनजान है, उसे नहीं पता कि बांध में कितना पानी आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। वो क्या है? इस बात से अनजान है कि इसे फुल भरना चाहिए, आधा रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। अनजान है वो, इसीलिए तो बांध को पूरा का पूरा भर दिया। पूरा का पूरा भर दिया, यानी भरतपुर। और पूरा का पूरा अगर बांध को भर दिया तो ये मुद्दा कैसा हो गया? गंभीर। छोटी मोटी बात थोड़ी है, गंभीर मुद्दा बन चुका है। यानी ये कौन सी नदी पर है? गंभीरी नदी पर है, यानी गंभीर नदी पर बना हुआ है। कौन सा? अनजान बांध। कौन सी नदी पर है? गंभीरी नदी पर बना हुआ है अनजान बांध, जो कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए यह नदी बिगोद भीलवाड़ा के समीप बनास नदी में मिल जाती है। बिल्कुल सही है जी। बै से बिगोद, बै से बनास, बै से बेड़च। देखिए इस प्रकार याद रख सकते हो। बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदी का मिलन होता है? बनास बेड़च मेनाल। बनास बेड़च मेनाल, जहां पर ज्यादा बै आ रहा है वहां पर बिगोद आ जाएगा बस। बै यानी बनास, बै से यानी क्या हो जाएगा? बेड़च हो जाएगा, और वैसे बिगोद हो जाएगा। बिगोद, बेड़च, बनास और मेनाल, इसका कहां पर संगम होता है? बिगोद भीलवाड़ा में होता है। बिल्कुल सही है। फिर देखिए गंभीरी, ठीक है जी। ओराई और वागन इसकी सहायक नदियां हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है? में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्या है क्वेश्चन नंबर 73 हमारा? क्वेश्चन नंबर 73 है, भीमतल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? आज तक याद नहीं था, लेकिन आज याद हो जाएगा। भीम ने क्या मांगी? भीम ने ताड़ी मांगी।
भीम ने क्या मांगी? ताड़ी। बस भीम तल आते ही आपको ये याद रखना है, भीम ने तो क्या मांगी? मांगी क्या? मांगी ताड़ी। मांगी, मांगी क्या? ताड़ी यानी भीम, ताड़ी यानी भीम तल जलप्रपात, मांगी यानी मांगली नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? मांगली नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर तो कौन सा बना हुआ है? चैसे चंबल, चैसे चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चैसे चंबल, चैसे चूलिया जलप्रपात कहां पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चैसे चंबल नदी पर बना हुआ है। और देखिए चंबल नदी की और हम बात करें, देखिए चंबल नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माही भी इंपॉर्टेंट है, लूणी सभी इंपॉर्टेंट है, याद करना बस इंपॉर्टेंट है। याद किस प्रकार रखते हो? देखिए हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के मैप की बात करें, रफली यहां पर मैप बना लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हाथ से मैं यहां पर बना रहा हूं स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए राजस्थान का मैप बना दिया हमने। अब देखिए यहां से जाएगी एक अरावली, ये लीजिए अरावली, अरावली। और आप सभी को पता है किस तरफ चौड़ाई ज्यादा है, किस तरफ चौड़ाई कम है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। लीजिए हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमें करना है चंबल नदी के बारे में देखना है। तो चंबल नदी, चंपल यानी पांव में पहनते हैं, जाना पांव की पहाड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और कोटा, चित्तौड़गढ़ के बाद यहां पर कोटा, बूंदी, फिर आगे चलकर सवाई माधोपुर, ऐसे सवाई माधोपुर होती हुई, ये तो हाड़ौती क्षेत्र में आ गई दोस्तों, थोड़ी सी इधर चलिए, थोड़ा सा इधर चलिए, ये यहां पर चलिए, 84गढ़, चित्तौड़गढ़, इस प्रकार प्रवेश करके आगे चली जाती है और आगे जाकर ये यहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और आगे इसको मिलेगी यमुना, और यमुना आगे चलकर किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। बन गया ना, ये गंगा नदी हो गई, ये तो गंगा नदी हो गई, ये यमुना हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी चंबल हो गई। देखिए तो देखिए चंबल नदी पर बने हुए बांध, क्या बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए बांध, वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए नंबर 1 यहां पर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर बांध। कौन सा बना हुआ है? गांधी सागर बांध बना है। फिर चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में, यहां पर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद जवाहर सागर बांध और उसके बाद कोटा बैराज बना हुआ है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनका क्रम पूछेगा, या तो क्रम पूछेगा एग्जामिनर उत्तर से दक्षिण कौन सा है, उत्तर से दक्षिण कौन सा है, या पूछेगा कि दक्षिण से उत्तर क्रम कौन सा है। तो देखिए एकदम उत्तर में कोटा बैराज आ गया, फिर जवाहर सागर बांध आ गया, फिर कौन सा आ गया? राणा प्रताप सागर बांध आ गया, फिर गांधी सागर बांध आ गया। अब एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा नहीं है, तो गांधी सागर बांध नहीं है, पूछ सकता है एग्जामिनर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद देखिए हम एक नदी और देख लेते हैं, यहां पर यह दक्षिण दिशा है, यहीं पर एक और नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश से ही होता है और अममोरा की पहाड़ियों से होता है, और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर होती हुई वापिस चली आती है। यहां पर आ गई ना, यानी उल्टे यू अक्षर के समान आकृति। कौन सी नदी है ये नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, उल्टे यू अक्षर के समान। कौन सी नदी? माही नदी। और यहां से करक रेखा भी गुजरती है, आप सभी को पता होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से करक रेखा गुजरती है, यानी माही नदी करक रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। देखिए एक बार तो ये हो गई जाते वक्त और एक वापिस आते वक्त है, तो ए अक्षर भी बन गया ना, यानी उल्टे यू अक्षर के समान, ए अक्षर के समान करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, कांठल क्षेत्र है। और यहां पर आदिवासी निवास करते हैं दक्षिणी राजस्थान में, तो आदिवासियों की गंगा भी इसे कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी इसे कहा जाता है। और सोम, माही, जाखम, ये जो 3 नदियां हैं ना, सोम, माही और जाखम, तीनों नदियों का संगम होता है नवाटापुर डूंगरपुर में, जहां पर बणेश्वर धाम का मेला लगता है। और बणेश्वर धाम मेले में किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और 5 भागों में खंडित है वो। संत मावजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इतनी व्याख्या बहुत है प्यारे साथियों, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। व्याख्या प्यारे विद्यार्थियों बहुत बता दी है मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, और राजस्थान जी के आ जाए और मैं व्याख्या ना बताऊं प्यारे साथियों, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 78, करक रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा को
नदी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधी खारी आधी मिट्टी, आधी खारी और आधी मिट्टी है। देखो जी कौन सी नदी होगी? थन साफ बेरो पटन लाग रही है लूण, यानी कई बार अपन नमक, यानी नमक कभी कम गेर लेते हैं सब्जी में, कभी सब्जी में ज्यादा, यानी कभी मीठी कभी खारी, यानी कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। तो प्यारे साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूणी नदी। फिर देखिए नेक्स्ट, मर्त नदी। कौन सी नदी? मर्त नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? क्या कांतली नदी को है? कांतली नदी की हम बात करें दोस्तों, कांतली नदी कहां पर? शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। कांतली नदी शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। कहां से उद्गम होता है? खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है और मंडेला की पहाड़ियों तक जाते जाते विलुप्त हो जाती है। और इसी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे क्या बनी हुई है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कांकणी नदी, कांकणी नदी को जल कौन देती है? भुज झील से प्राप्त होता है। कांकणी नदी भुज झील में पानी डालती है, ठीक है। और कांकणी नदी जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी कौन सी है? कांकणी नदी हो जाएगी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकणी नदी हो जाएगी। और आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, बस शब्दों पर गौर कर लेना दोस्तों, फिर कहोगे हमें तो गलत बता दिया। नहीं, गलत नहीं, सही बता रहा हूं मैं, बस शब्दों पर गौर कर लेना। कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, यानी राजस्थान में बहती है और ये कहीं पर नहीं जाती। लेकिन एग्जामिनर आपको कह दे कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह वाली कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली, अब देखिए क्वेश्चन फिर से, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की। तब क्या आएगा? घग्गर नदी आ जाएगा, क्योंकि घग्गर नदी आपको पता है घर घर क्या बने हुए हैं? शिवलिंग की स्थापना की गई है। अब तो सावन भी चल रहा है, शिव भगवान शिव का वास है घर घर में, यानी घर घर में शिवलिंग की यानी शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये वापिस वहां पर पंजाब और हरियाणा से होते हुए हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है और इसका जल पाकिस्तान तक भी जाता है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, देखिए पाकिस्तान तक चला गया यानी दूसरा राष्ट्र आ गया, यानी एकमात्र नदी है राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये क्वेश्चन देखिए रटने से कुछ नहीं, बस समझिए, राष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्र में चली गई। कौन सी नदी जाती है? घग्गर नदी जाती है। हो गया याद? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, बस हो गया याद। एकमात्र और सबसे लंबी नदी आंतरिक पर, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में पूछे, क्योंकि कांतली नदी और किसी स्टेट में नहीं जाती, केवल कहां पर बहती है? राजस्थान, राजस्थान में बहती है, तब ये हो जाएगी कांतली नदी। और साबी नदी देखिए, साबी सब क्या बनने चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हो? सरकारी नौकरी बनने के लगने के बाद वर, क्या बनना चाहते हो? दुल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन, वर यानी वर बनना चाहते हो। सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। साबी यानी सब के सब वर बनना चाहते हैं, यानी सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और घग्गर नदी का उद्गम बता दिया आपको, और इसे ही मर्त नदी, सोत्र नदी प्यारे साथियों कहा जाता है। नट नाड़ी भी इसे कहा जाता है। और वर्तमान में घग्गर नदी में पानी भी आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि उत्तर भारत में जब बारिश होती है तो घग्गर नदी में पानी आता है। और घग्गर नदी के पेटे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हनुमानगढ़ बसा हुआ है। हनुमानगढ़ बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रवाह, कौन सा? अंतः अपवाह तंत्र की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कर लीजिए, कांतली है जी, अभी बताए। साबी, ये साबी दीर्घ में, फिर क्या दीर्घ है? सूकड़ी। ये देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद आ रही है तो? ट्रिक बताई थी, मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागो हुई सरस्वती। सुकेड़ी यानी सूकड़ी, याद आ गया ना? वो किसकी सहायक नदी थी? लूणी की सहायक नदी थी। और लूणी नदी तो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में लेकर जाती है, तो ये अरब सागर की हो जाएगी, अंतः प्रवाह की नहीं होगी सूकड़ी। और सूकड़ी की सहायक नदी होगी कौन सी?
नहीं, लूणी की सहायक नदी कौन सी? सूखड़ी है। और कांकड़ी जैसलमेर में है, ये भी आंतरिक पर। साबी तो अभी बताया सेवर की पहाड़ियों वाला, और ये भी जयपुर में है, साबी जयपुर में है दोस्तों, ये भी आंतरिक प्रवाह की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। शेरगढ़ किला यानी कोसवर्धन किला किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सा? शेरगढ़ का किला, जिसे कोसावर्धन किला भी कहते हैं। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जल दुर्ग की श्रेणी, ये दुर्ग आ गया तब बता रहा हूं मैं, जल दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जल में कौन रहती है? एक तो गाय रहती है, एक भैंस रहती है, और एक शेर भी चला जाता है कभी कभी शिकार करने के लिए। बस इतना याद रखना है, गाय भैंस शेर जल में रहते हैं, और ये जल दुर्ग की। सर मतलब बताइए इनका, हमें समझ में ही नहीं आया, गाय भैंस शेर क्या है, जल दुर्ग है, आप क्या बता रहे हो? रुको जरा, सब्र रखो, धैर्य बनाए रखिए। गाय यानी गागरोन का किला, याद हो गया ना? गाय यानी गागरोन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंस यानी भैंस रोडगढ़ का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। शेर यानी शेरगढ़ का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब एग्जामिनर कैसा ही क्वेश्चन पूछ ले जल दुर्ग का, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि गाय भैंस शेर तो जल में रहते हैं श्रीमान, यानी गागरोन का किला, भैंस रोडगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और यही हमें क्वेश्चन पूछा है कि कोसावर्धन किला कौन सी नदी के किनारे है? तो परवन 12 में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी नदी बेसिन छप्पन का मैदान के नाम से जानी जाती है? छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान आ गया दोस्तों। छप्पन का मैदान किसे कहेंगे? डूंगरपुर और कहां पर है? डूंगरपुर और प्यारे साथियों प्रतापगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में क्या है? छप्पन का मैदान आपको देखने को मिलेगा। और डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इसमें कौन सी नदी आ जाएगी? क्या चंबल है क्या? नहीं। क्या लूणी है क्या? नहीं। क्या माई है? नहीं। तो इसका राइट आंसर बनास बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पता चल गया। लूणी नदी आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में, चंबल नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा बूंदी सवाई माधोपुर अलवर भरतपुर इधर चली जाती है। माही नदी आपको पता है नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा में यहीं पर रहती है। लेकिन छप्पन के मैदान की बात करें, छप्पन गांव के इसमें, वहां पर 56 गांव है, इसीलिए वहां छप्पन का मैदान कह दिया, तो बनास बेसिन राइट आंसर हो जाएगा। बनास बेसिन, क्या बता रहा हूं दोस्तों, ये क्या बता दिया मैंने? डूंगरपुर बांसवाड़ा बता रहा हूं, और यहां पर आपको कह रहा हूं मैं, माही नदी कहां पर जाती है? माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। देखिए बोल सही रहा हूं, यहां पर निशान गलत लगा दिया, तो माही नदी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? माही नदी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा राइट आंसर। छप्पन के मैदान में माही बेसिन बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी गलती हो गई यहां पर, क्षमा कर दीजिए। कमेंट में कह दीजिए दोस्तों, आप अच्छा पढ़ाते हो तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि आपने माफ कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है? सबसे लंबी नदी बतानी है, सबसे लंबी नदी बतानी है दोस्तों हमें राजस्थान की। तो खारी तो नहीं होगी, खारी बिजराल की पहाड़ी से। लूणी नदी भी नहीं है। चंबल नदी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्गम जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से एक तो मध्य प्रदेश में, उसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध। और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, बाकी तीनों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 सुमलित कर दीजिए ना सुमलित। क्या परवाह है? में कोई परवाह नहीं। काली सिंध बता दिया, क्या परवाह है? ये क्वेश्चन ही बताया मैंने, क्या परवाह है? काला हो चाहे गोरा हो, हमें क्या परवाह? यानी परवन नदी, वो काला है, वो गोरा है, वो सफ़ेद है, वो ब्लैक है, कुछ भी कह दो, हमें कोई परवाह नहीं। कालियो कह दो चाहे धोलियो कह दो, हमें परवाह नहीं, यानी परवन नदी। लूणी तो आपको पता ही है, मेरे सागी यानी सागी आ गया, मेरे सागी मित्र यानी मित्री, सागी मित्र की सगाई यानी सगाई। कौन सी सगाई?
सागी मित्र की सगाई सुकेड़ी बांडी लड़की सागय होई सरस्वती लीलड़ी जोजड़ी मीठड़ी ये किन की आ जाएगी, लूणी की आ जाएगी। फिर माही देखिए, माही नदी में क्या आ जाएगा दोस्तों, माही नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, माही नदी की अन्नास हो जाएगी। और बन्ना से ढूंढ हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले में आएगा 3 नंबर, पहले में 3 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन। आज नदी टॉपिक एकदम तैयार हो जाएगा आपका। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लूणी बेसिन में सम्मिलित नहीं है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। जोधपुर, सिरोही, पाली, तो सभी आते हैं दोस्तों, सभी आते हैं लूणी बेसिन में, सभी क्या आते हैं, लूणी बेसिन में आते हैं। ऑप्शन देख लीजिए हमारे, ये रहे ऑप्शन है, यहां पर राइट आंसर सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर क्या देखा हमें, लूणी नदी की निम्न में सहायक नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, एकमात्र नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। तो देखिए ये तो वो सभी देर के ना, लीलड़ी जोजड़ी मीठड़ी बांडी जवाई मेरे सागी मित्र की सगाई सुकेड़ी बांडी लड़की साग होई सरस्वती। ट्रिक याद रखना, भूल मत जाना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोजरी। क्या हो जाएगा, जोजरी कह दीजिए या जोजड़ी कह दीजिए, जो जड़ी यानी जो नदी मैदान से निकलती है, न कि कहां से, पर अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। कौन सी नहीं निकलती, जोजड़ी नदी नहीं निकलती। और जवाई नदी की बात करें, जवाई नदी पर कौन सा बांध बना है, जवाई बांध ही बना हुआ है क्या। जवाई नदी की हम बात करें, जवाई नदी कहां से उद्गम होती है, पाली से उद्गम होता है, पाली से इसका उद्गम होता है। अब याद किस प्रकार रखोगे इसको, पाली। देखिए जवाई, आपके घर में जवाई आ गया, लेकिन वो अभी बाली उम्र का है। उम्र कैसी है उसकी, बाली यानी छोटा है। कौन, जवाई, यानी पाली से इसका उद्गम होता है। किसका, जवाई नदी का। कौन सी नदी का, जवाई नदी का। ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए अरवारी नदी का उद्गम में होता है, अरवारी सवाई माधोपुर थाना गाजी के पास सकरा बांध से या पाली जिले से हेमावास से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकरा बांध थाना गाजी के पास से अरवारी नदी का उद्गम होता है, अरवारी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित में से कौन सी उटकन नदी भी कहलाती है, तो गंभीर नदी हो जाएगी। कौन सी, गंभीर नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए काली सिंध हमें देखा है, काली क्या होती है, टेप, हम टेप कहते हैं, हम देसी भाषा में टेप, वो कहते हैं ना कोई तार हमारा टूट जाता है उसको चिपकाने के लिए उस पर लपेटते हैं ना, वो ब्लैक रंग की आती है ना, ब्लैक रंग की आती है। कौन सी, काली टेप कह दीजिए, काले रंग की होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है हमारा, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है, रुंडित सरिता। अब देखिए रुंडित सरिता आ गई हमारी, तो रुंडित क्या है, रूठ जाना, रुंडित यानी रूठ गया। कौन रूठ गया जी, अर्जुन। क्यों रूठ गया, क्योंकि अर्जुन इस कारण रूठ गया दोस्तों, अर्जुन रूठ गया। क्यों रूठ गया, क्योंकि उसे बाण नहीं चलाने दी, और बाण चलाई तो कैसे चलाई, बैठे बैठे चलाई, यानी बेराट की पहाड़ियों से बाण गंगा नदी का उद्गम होता है। इसे अर्जुन की नदी भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, और बाण अर्जुन ने बैठे बैठे चला दी, इसीलिए तो वो रूठ गया, यानी रुंडित सरिता भी कहते हैं बाण गंगा नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे राजस्थान जियोग्राफी में नदियों वाले टॉपिक के क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे किसके, पॉलिटी के क्वेश्चन। और पॉलिटी आपको मैंने कंप्लीट करवा रखी है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई, मात्र 14 क्लास 4th ग्रेड के एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन अगर उस नोट्सों से बाहर आया ना, तो मान के चलिए किसी को भी नहीं आएगा दोस्तों। इस प्रकार के नोट्स मैंने आपको करवा रखे हैं, 14 क्लासों में कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी करवा रखी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लास आप देख सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया था, तो 1772 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार।
क्वेश्चन नंबर 92, 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जिले के नियोजन एवं विकास नीति को बनाने के लिए उत्तरदायी संस्था है। कौन सी उत्तरदायी संस्था है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए पूरी व्याख्या करा रखी है। अब मैं व्याख्या ज्यादा नहीं बताऊंगा, पूरी व्याख्या मैंने करा रखी है क्योंकि इनके मैंने क्या करा रखे हैं, आपको नोट्स करवा रखे हैं, इसलिए व्याख्या ज्यादा नहीं कराऊंगा। आप मात्र 14 क्लास जाकर देख लीजिए। ऐसे तो है नहीं कोई 3-3 घंटे की क्लास है, घंटे की है, कोई 40 मिनट की है, कोई 50 मिनट की है, कोई 30 मिनट की क्लास है। इस प्रकार है प्यारे साथियों, वो भी 14 क्लास है। तो जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, किसे देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। और आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी की इकाई कौन सी हो जाएगी? जिला, खंड, पंचायत समिति, तहसील। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तहसील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तहसील हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रशासनिक दृष्टि से पूछा है। सबसे छोटी इकाई प्रशासनिक दृष्टि से तहसील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारा? 95 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? कौन करता है जी समन्वय का कार्य राज्य सरकार और जिले के बीच? तो वो हो जाएगा हमारा कौन? जिलाधीश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जिलाधीश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, ये भी आपको बताया था कि किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। किसने कहा है भी? किसने कहा है संस्थागत करिश्मा? तो रजनी कोठारी ने कहा है। रजनी कोठारी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? क्वेश्चन नंबर 97, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप 4th ग्रेड लगने के बाद जिला कलेक्टर की तैयारी कर लेना, फिर देखिए फिर आप क्या बन जाओगे? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्योत्सव दिवस का आयोजन कब हुआ था? प्रथम राज्योत्सव दिवस का आयोजन कब हुआ था ये हमें बताना है। तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? किस अधिनियम द्वारा, देखिए जो पहला पेपर किया था उसमें हमें राजस्थान पॉलिटी, इसमें फिर राजस्थान पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। तो आने वाली क्लास, आने वाले मॉडल पेपर में आपको राजस्थान पॉलिटी कम है और इंडियन पॉलिटी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, यही तो तरीका है। फिर हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 ही क्वेश्चन करेंगे आने वाले समय में, जब एग्जाम का लास्ट में रहेंगे हमारे कितने दिन, मात्र 20 या 25 दिन रहेंगे, तब करेंगे वो। तो अभी तो दिन और ज्यादा बाकी है प्यारे विद्यार्थियों। अभी तो पटवार का एग्जाम होना है, फिर आएगा 4th ग्रेड। तो किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, अभी हम पढ़ कर आए हैं, जिला कलेक्टर को क्या बनाया गया? जिला आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। तो कौन सी अधिनियम के तहत बनाया गया? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी शतक लगने वाला है, लगा दीजिए शतक। जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है। क्या होता है एक तहसीलदार का प्रधान कार्य? है तो जनगणना का संचालन करना? नहीं जी, जनगणना का संचालन करना तहसीलदार का थोड़ी है। फिर देखिए राशन वितरण पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल सही है, ये प्रधान कार्य है तहसीलदार का। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राशन वितरण थोड़ी करता है वो, भू राजस्व प्रशासन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? अपशिष्ट को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? तो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? निम्न में से अजैव निम्नीकृत अपशिष्ट है। तो रुई है, रक्त है, मांस के टुकड़े हैं, कांच है। अजैव
क्या बताना है, अजेव बताना है। रुई भी है, जेव है, ये तो रक्त हो जाएगी, ये भी आ जाएगा, लेकिन काच ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो एक अजेव निम्नीकरण अपशिष्ट है। फिर देखिए, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के लिए, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर ए भस्मीकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुनर्चक्रण। क्या है? पुनर्चक्रण के इस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है। उत्तम उपचार है, तो ये है धात्विक अपशिष्ट के लिए। किसके लिए? धात्विक अपशिष्ट के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? भारत में बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है। कितना निकलता है जी? ये किताबों से लिया गया, एनसीईआरटी की किताबों से क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। तो भारत में बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है। कितना निकलता है? तो ये निकलता है हमारा 0.4 से लेकर 0.6 किलोग्राम तक निकलता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब आएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो फिर देखिए कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन क्या है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य क्या है? डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना, निर्देश और डेटा को प्रोसेस करना। ये गलत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश और डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सीपीयू में आपको क्या देखने को मिलेंगे? सीपीयू में आपको एएलयू जो क्या करता है? गणितीय संक्रियाएं करता है। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो क्या करता है? गणितीय क्रिया करता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट जो क्या करता है? प्रबंधन का कार्य करता है। क्या करता है? प्रबंधन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दोस्तों, मुझे लगा दोस्तों मैं यहां पर थोड़ा जल्दबाजी कर गया, क्योंकि प्यारे साथियों वो रटने वाले थे। क्या बताता है? यहां पर आपको पूरी व्याख्या बता रखी है, जहां समझाना था वहां पर आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए यहां पर कहां पर आ गए थे, अब देखिए आराम से चलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर समझने वाला है, ऐसे वैसे नहीं है, कंप्यूटर समझने वाला है। तो देखिए आराम से चलिए क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? लघुत्तम क्या बताना है हमें? लघुत्तम बताना है दोस्तों। तो देखिए आप सभी को एक सूत्र याद करवाया था मैंने, 1/2 बाइट, 1/2 बाइट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्या होता है? 1/2 बाइट बराबर होता है हमारा, क्या होता है? आज क्लास रुक रही है शायद मेरे हिसाब से, बीच बीच में एक बार पहले ही हुई थी ना। 1/2 बाइट बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 बाइट बराबर हो जाएगा हमारा 1 निबल। क्या हो जाएगा? 1 निबल हो जाएगा। और 1 निबल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4 बिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये आपको याद होना चाहिए। यानी 1 बाइट बराबर पूछे तो कितना हो जाएगा? 8 बिट हो जाएगा। और 1 बाइट बराबर निबल पूछे तो 2 निबल हो जाएगा। किस प्रकार करोगे? अगर आपको बाइट और निबल पूछा है, अगर एग्जामिनर आपको कह दे कि 1 बाइट बराबर कितने निबल होते हैं, कितने निबल होते हैं, कितने निबल होते हैं, ये कह दे, तब आप क्या करके आओगे? तब आपको ये पहले 2 चक लेने हैं। बाइट और निबल में समझ पूछा है तो ये चक लेना। तो 1 बाइट बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहां पर भाग में, इधर जाकर गुणा में, यानी 2 निबल हो जाएगा। यानी 1 बाइट बराबर क्या होता है? 2 निबल होता है। अगर आपको 1 बाइट बराबर बिट पूछे तो कितना हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 8 बिट हो जाएगा। ये इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। 128 1 2 8, 1 2 8, यानी पहले क्या आएगा? बाइट, फिर क्या आ जाएगा? निबल, फिर आ जाएगा बिट। क्या आ जाएगा? बिट। यानी 1 बाइट बराबर होते हैं 2 निब्बल। 1 बाइट बराबर कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है। 2 निब्बल बराबर 8 बिट होता है। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। हमें क्या पूछा है? लघुत्तम डाटा यूनिट पूछा है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निब्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निब्बल हो जाएगा राइट आंसर। इनमें बताना, हमें इनमें से बताना था, तो निब्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 108 नंबर क्वेश्चन, ईमेल में सीसी का उद्देश्य क्या है? ईमेल में सीसी, ये सीसी वो सीसी नहीं है जो हम जिसमें पानी डालते हैं, वो सीसी नहीं, ये सीसी, ये सीसी है। तो इसका क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ईमेल में सीसी का, तो ईमेल में सीसी का उद्देश्य होता है ईमेल को गोपनीय
मार्क करना, नहीं जी ये तो नहीं होगा। क्या ईमेल को प्राथमिकता दर्शाना, नहीं जी। अंतरिक्ष प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की कॉपी भेजना, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी, बिल्कुल सी है। सी कर दीजिए बस, तो आप तो सी कर दीजिए, यानी सी का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी ही है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के किस फीचर से कमांड का सीक्वेंस रिकॉर्ड करके और उन्हें दोबारा चलाकर टास्क को अपने आप दोहराया जा सकता है। अपने आप यानी क्या बनानी होगी आपको, एक टेम्पलेट फाइल बना लेनी होगी। क्या बना लेनी होगी, टेम्पलेट फाइल बना लेनी होगी। तो आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके पास टेम्पलेट फाइल है तो आप उस पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट के किस फीचर से, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट के किस फीचर से कमांड का सीक्वेंस रिकॉर्ड करके और उन्हें दोबारा चलाकर टास्क को अपने आप दोहराया जा सकता है। क्या ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं। क्या मेल मर्ज आएगा, नहीं, मेल मर्ज भी नहीं आएगा। क्या टेम्पलेट आएगा, नहीं। तो इसका आ जाएगा मैक्रो। क्या आ जाएगा, मैक्रोज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज में टेक्स्ट को क्षैतिज यानी क्षैतिज रूप से संरेखित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। क्षैतिज करना है, हमें क्या करना है, क्षैतिज करना है। तो कौन सा का करेंगे हम, जस्टिफाई का करेंगे। किसका करेंगे, जस्टिफाई का कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, जस्टिफाई का कर देंगे। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या है, हमारे अलाइनमेंट है। ये सभी क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने होते हैं एमएस वर्ड में, एक तो लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। एक क्या होता है, लेफ्ट राइट, और एक हमारा क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। एक हो गया लेफ्ट, एक राइट हो जाएगा। और ये हमारे क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं। एक सेंटर हो जाएगा, एक सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। ये चार होते हैं। इसकी कंट्रोल प्लस सी होती है, ई होती है, कंट्रोल प्लस ई इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर अलाइनमेंट की। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होती है। राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस आर होती है। और जस्टिफाई की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे होती है शॉर्टकट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में तो किसने संभाला है, ये ज्ञानेश कुमार ने संभाला है। जिसके पास ज्ञान होगा वही निर्वाचन ढंग से कर पाएगा, यानी ज्ञानेश कुमार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया है। पहले ओपन एयर आर्ट वॉल का म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया है, तो ये कहां पर किया है दोस्तों, ये किया है मौसम भवन में। कहां पर है, मौसम भवन। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी नीति 2025 पेश की है, कौन सा राज्य है, ये हमें बताना है। कौन सा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या फिर कर्नाटक है। तो इसका आंसर हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, पीएम आशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीएम आशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। क्या ये है, नहीं है जी। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना, बिल्कुल सही है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाएंगे तभी तो उनमें कुछ आशाएं आएगी, यानी पीएम आशा योजना का उद्देश्य है किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट क्या है, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर यानी पुरस्कार किन्हें मिला है, तो ये मिला है दोस्तों, किनको, ये मिला है PR श्रीजेश को। किसको मिला है, PR श्रीजेश जी को मिला है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूरसंचार विभाग ने किस संगठन के साथ मिलकर आपदा जोखिम और लचीलापन आकलन रूपरेखा यानी DRRAF की पर रिपोर्ट जारी की है, तो ये कौन सा आयोग हो जाएगा, तो नीति आयोग, CDRI या TRAI हो जाएगा या इसरो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी CDRI हो जाएगा, जिसके साथ मिलकर डोट ने क्या किया है, आपदा जोखिम और लचीलापन आकलन रूपरेखा की रिपोर्ट जारी की है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, क्वेश्चन नंबर 117 हमारा, क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा कि बीकानेर में पहले बाल महोत्सव आजू
गुंजा का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 22 से 23 फरवरी 2025। लगा लीजिए इसको स्टार। आजू गुंजा का आयोजन कब हुआ था? तो 22 से 23 फरवरी 2025 को। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सचेत ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? सचेत ऐप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भारत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की अजमेर की किस 132 साल पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया? वरुण यानी फाय सागर झील का कर दिया गया, जो अजमेर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, एग्रीस्टेक योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 5 फरवरी 2025 को। ऑप्शन नंबर सी, एग्रीस्टेक योजना का शुभारंभ कब किया गया? 5 फरवरी 2025 को किया गया था। 5 फरवरी 2025 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हुए हमारे यहां पर क्वेश्चन दोस्तों, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था। उससे पहले क्या दे रखी है हमें? इंग्लिश दे रखी है। चलिए इंग्लिश को कर लेते हैं, और कल हम क्या कर लेंगे? कल प्यारे विद्यार्थियों हम क्या कर लेंगे? ये हिंदी बच गई हमारी, हिंदी कल कर लेंगे। ठीक है, हिंदी हो जाएगी। हिंदी यहां पर कल्चर के भी क्वेश्चन है, ये भी हम कल कर लेंगे, और मैथ कर लेंगे। ठीक है ना? कहां तक क्वेश्चन कर लेंगे कल हम? आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। तो यहां 56 से लेकर जो 71 नंबर तक हमने किया था, शुरू किया था, वहां तक हम कर लेते हैं। अब देखिए क्या पूछा गया हमें? पर्सन्स वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट, यानी पर्सन वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो एनी आएगा, सम आएगा, दिस आएगा, या हिज आएगा? तो सम पर्सन्स वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका एकदम सही आंसर। फिर देखिए क्या देर का है, इज देयर, यहां पर हमें ब्लैंक स्पेस दे दिया। फिर वाटर इन द जग, वाटर इन द जग, वाटर की बात हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है। इन द जग यानी एनी वाटर इन द जग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, ही एट, यहां पर ब्लैंक स्पेस देकर ब्रीड दे दिया हमें, तो इसका क्या आएगा? लिटिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए, ही एट लिटिल ब्रीड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि समझाने वाला कुछ नहीं होता इंग्लिश में। तो रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो देखिए रोज आर्टिकल बताना है, रोज, वो भी कैसा? योर गार्डन, योर यानी पर्टिकुलर, यहां पर डेफिनेट कर दिया तो द रोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द रोज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लोयन इज, लोयन की बात हो रही है, इज डेंजरस एनिमल, डेंजरस एनिमल है। तो मंच, सम, लिटल, ए, तो ए डेंजरस एनिमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, वुड यू, क्या देर का में? वुड यू लाइक कॉफी, वुड यू लाइक कॉफी, सम कॉफी आएगा या मंच कॉफी आएगा? ऑल ए। तो ये दो तो हमारे यहां पर प्यारे विद्यार्थियों एकदम से कट ही गए हैं। फिर देखिए सम आएगा, सम कॉफी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ही नीड्स वीजा, क्या आ जाएगा यहां पर? ये तो प्यारे विद्यार्थियों ही नीड्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नीड्स के आगे आ जाएगा हमारा मंच, ए, ऑल, यहां पर सम आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आर यू श्योर देयर आर नॉट मोर लेटर्स टू पोस्ट। तो यहां पर नेगेटिव का सेंस है, तो नेगेटिव आ जाए तो यहां पर एनी आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 64, हाउ टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मंच, एनी, मंच आएगा, मैनी आएगा, मोर आएगा या लेस आएगा दोस्तों? तो यहां पर आ जाएगा हमारा मंच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाउ, हाउ, ये एच ओ डब्ल्यू हाउ है, वो हाउ नहीं कि छोरा 12 ना चल जाए, हाउ खा जाएगो। आप बच्चों को कहते हैं ना 12 ना जाइयो, हाउ खा जाएगो, हाउ आ जाओ, वो हाउ ये नहीं है, ये हाउ अलग है दोस्तों। क्या है? हाउ अलग है, ये हाउ टाइम से हैव आई आस्क्ड डे यू नोट टू वेस्ट योर प्रीसियस रिसोर्सेज। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा आ जाएगा मैनी। क्या आ जाएगा? मैनी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ए
यहाँ पर ब्लैंक स्पेस देकर क्या दे दिया, डन स्टिल, ए डन स्टिल, यहाँ पर रिमेन्स टू बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा लोट, एलोट डन, एलोट डन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्यू स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट से पहले क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए हु हैड वेंटेड आल्सो लेफ्ट आफ्टर ए व्हील, तो यहां पर वाइल, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा हमारा द फ्यू स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर देखिए ए नॉलेज, यहां पर इज ए डेंजरस थिंग्स, तो शॉर्ट लिटिल मोस्ट फ्यू, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, लिटिल आ जाएगा, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आइदर ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। फिर देखिए दे लेफ्ट, ये तो आसान सा हो गया, दे लेफ्ट, क्योंकि होवर दे रखा है, वोवल का साउंड आ रहा है, तो एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमने कर ही रखे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों थे हमारे कहां से लेकर कहां तक क्वेश्चन है, हमने कहां से लेकर कहां तक कर लिए, हमने कर लिए 56 से लेकर 120 तक, 56 से लेकर 120 तक, यानी आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, आज हमने 65 क्वेश्चन किए हैं। और कल हमारे साथ मैथ रहेगी, तो मैथ समझाने में टाइम लगेगा, तो मैथ समझाने में टाइम लगेगा तो 55 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, लगभग 1.25 घंटे का समय लग जाएगा, हमें 1.25 घंटे का समय लग जाएगा दोस्तों कल वाली क्लास में। और आज वाली क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना प्यारे विद्यार्थियों, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में और जानदार शानदार तरीके से मैं तैयारी और कराने वाला हूं आपको। पटवार का एग्जाम हो जाने दीजिए दोस्तों, उसके बाद देखिएगा क्लासें 4th ग्रेड एग्जाम के लिए महा मैराथन आएगी, क्लासें आपके लिए शानदार क्लासें आने वाली है। पटवार एग्जाम के लिए नहीं, 4th ग्रेड एग्जाम के लिए। पटवार एग्जाम के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर कर रहे हैं। अगर कोई आपका साथियों पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, उसे भी शेयर कर दीजिए। और हां, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसी लगी, जरूर कमेंट करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब चाहे करो चाहे ना करो, ये दो जरूर करना है, कमेंट तो करना ही करना है 100%, और लाइक भी कर देना ताकि मुझे पता चल जाए दोस्तों। अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे पता चल जाता है क्लास अच्छी लगी है, कमेंट करते हो तो मुझे और पता चल जाता है कैसी लगी है। तो अच्छी लगती है आपको तो मैं क्लास नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ लेकर आता हूं और आपको याद करवा देता हूं। फिर हम देखिए आभूषण भी पढ़ेंगे, आपके लिए आभूषण आएंगे कल, दामन नीचे पैरी जूती, ये गाना भी सुना होगा, गले में बेजंती की माला, ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा ऐसे ऐसे करते। और देखिए अंगोटिया, ओ गाना गा रहा है, वो गाना गा रहा है, अंगोटिया ओ गाना गा रहा है, ये देखिए गाना गा रहा है, गाना कान में गाया है, नाक से थोड़ी गाया है, कलाई से थोड़ी गाया है, सिर से थोड़ी गाया है, कान से गाया है। इस प्रकार बेसुरी, बेसुरी क्या है, नाक है, ये लीजिए। इस प्रकार याद कर लेंगे आभूषण तो हम फटाफट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुर लिया, सुर लिया, कहां से सुन लिया, कानों से सुन लिया था, ये कान का हो जाएगा। गर्दनी कमर का होगा। और पेजन है, पेजन पायल बाजे रे पेजनिया, ये गाना सुना आपने। अगर गाने सुने ना आभूषण अपने आप याद हो जाएंगे दोस्तों। गाने सुन रखे हैं तो आज से गाने सुनने प्रारंभ कर दो, पढ़ाई करना बंद कर दो, गाने सुनो, आभूषण याद हो जाएंगे। क्या ऐसे करोगे? नहीं करना दोस्तों। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ प्यारे विद्यार्थियों। तब तक जय हिंद, जय भारत।